नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। दिल्ली में आज उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की बैठक है और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह बैठक बुलाई है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद यहां पे इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आगामी चुनाव को लेकर बैठक में मंथन होगा, समीक्षा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो दिल्ली में आज उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की बैठक है और इस बैठक में दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन होगा, रणनीति बनाई जाएगी, समीक्षा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह बैठक बुलाई है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यहां मौजूद रहेंगे उत्तराखंड के। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, दिल्ली में बीजेपी सांसद उत्तराखंड के जो हैं उनकी ये बैठक होनी है, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, वैसे तो ये बैठक दिल्ली में होनी है, पर हमारी जानकारी ये है कि प्रदेश के सभी सांसद, जिनकी संख्या राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर 8 है, प्रदेश प्रभारी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, क्योंकि 22 में बैठक मिशन 24 के लिए हो रही है, लोकसभा चुनाव के लिए। सूत्र ये बताते हैं कि राज्य में जो दायित्वधारियों का वितरण होना है, दायित्वधारी बनाए जाने हैं, संगठन में विस्तार होना है। इसके साथ ही जो हिमाचल चुनाव के परिणाम आए, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी संगठन असहज है और चिंतित भी है। साथ ही बीते दिनों में जिस तरीके से पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बयानबाजी हुई, उससे भी पार्टी असहज है और इस पर भी वो दिशा निर्देश दे सकती है। इसके साथ ही टिहरी लोकसभा सीट से जो सांसद है रानी राजलक्ष्मी शाह, उनसे भी समय समय पर संपर्क पार्टी का नहीं हो पा रहा है और कार्यकर्ताओं से जनसंवाद की उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। ये सारे वो विषय हैं जो बैठक में उठ सकते हैं, ऐसा जानकार बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होगी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2024 पार्टी के लिए सामने है और 2023 में निकाय चुनाव होने हैं। तो कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए, पार्टी की नीतियों को, संगठन के काम को कैसे आगे विस्तार दिया जाए, इन सारे विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। सुदीप, चूंकि अभी जब हिमाचल के परिणाम आए तो पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस पे कई सवाल उठाए थे और पार्टी के ही कुछ नेताओं पर ठीकरा फोड़ा था। तो ऐसे में क्या माने कि संगठन में किसी तरह की दरारें और फूट की जो आशंकाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं, कोशिश होगी इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है और उनकी बयानबाजी पर भले ही आला कमान तमाम निर्देश देता हो, अंकुश नहीं लगता था। समय समय पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, इनके तरह तरह के बयान सामने आते रहते हैं, जिससे पार्टी असहज होती है। बीते दिनों तो प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट है, उनको दिल्ली जाकर अनुरोध करना पड़ा था कि कृपया बयानबाजी रुकवाइए और पार्टी फोरम पर ये जो बात हो, बातचीत होनी चाहिए। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था। तो पार्टी जितना अनुशासन और पार्टी विद डिफरेंस की जो बात भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कहती है, उतना होता नहीं दिखता। बहरहाल आज की बैठक के क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आएंगे या क्या रणनीति बनेगी, ये बैठक के बाद और साफ हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। पीयूष भी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, बैठक को लेकर क्या जानकारी, कब शुरू होगी, कौन कौन दिग्गज यहाँ पहुंच चुके हैं? चूंकि उत्तराखंड के सांसद चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तराखंड को लेकर आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है और सबसे बड़ी बात है क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, चाहे राज्यसभा सांसदों की बात करें, लोकसभा सांसद की बात करें, सभी लोग उत्तराखंड के जो है वो दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो प्रभारी है दुष्यंत कुमार गौतम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है, वो भी इस बैठक में रहेंगे। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आए हुए थे और आज सुबह में वो गुजरात गए हुए हैं, यानी कि जो गुजरात में मुख्यमंत्री पद के लिए जो भूपेंद्र पटेल शपथ ले रहे हैं, वहां पे वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद सीधे वो दिल्ली आएंगे और रात 8 बजे के करीब जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं निशंक पोखरियाल, उनके आवास पर एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज जो नेता हैं, चाहे राज्यसभा सांसदों की बात करें उत्तराखंड के या लोकसभा सांसदों की बात करें और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के प्रभारी और उत्तराखंड के संगठन के जो महामंत्री अजय कुमार, वो सभी लोग लगभग इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक साझा रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, दो बातें हैं। एक बात यह है कि हिमाचल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो
छोटा राज्य हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है। तो ऐसे में 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान किया जा सके। आप देखिए, जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उत्तराखंड में करीब 1700 बूथ ऐसे थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई थी। तो इसको कहीं ना कहीं ऐसी जिम्मेवारी सांसदों को दी जाएगी कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा है पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो। और यही कारण है कि आज एक बैठक बुलाई गई है। और देखिए, पिछली बार जो बयानबाजी हुई थी, चाहे तीरथ सिंह रावत की ओर से हम बात करें या त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से बात करें, जो बयानबाजी हुई थी उस पर आलाकमान ने संज्ञान लिया था। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली आए हुए थे। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो भी दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने आलाकमान से मुलाकात की। हालांकि लगातार इस बात को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और खासतौर पर उत्तराखंड से जुड़े हुए शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि इन बयानबाजी का कोई असर नहीं है और इन बयानबाजी को लेकर आज बैठक नहीं हो रही है। समन्वय बनाना है, डोर टू डोर नहीं बल्कि डोर टू हाउस कैंपेन एक तरीके से चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। यानी कि अब सिर्फ संपर्क नहीं साधा जाएगा बल्कि उत्तराखंड के लोगों से संपर्क साधने के बाद उनकी समस्याओं को भी किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाया जा सके, इसको लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। और सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे आगे जानकारी लेंगे। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट पे सुनवाई होगी और जांच कर रही एसआईटी ने कोटद्वार कोर्ट से आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की है और नार्को टेस्ट से वीआईपी के चेहरे से पर्दा उठने की उम्मीद है। आरोपी अंकित, पुलकित और सौरभ के नार्को टेस्ट की कोर्ट में अर्जी लगी है। तो अंकित, पुलकित और सौरभ के नार्को टेस्ट की कोर्ट में अर्जी लगाई है। तो नार्को टेस्ट से वीआईपी के चेहरे से पर्दा उठने की उम्मीद है और इसको लेकर एक अर्जी दी गई है। नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। सुदीप ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, अंकिता भंडारी के जो हत्या के आरोपी हैं उनकी नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। देखिए, नार्को टेस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस थोड़ा सा लेट है क्योंकि पूर्व में जब सदन में ये कानून व्यवस्था के तहत अंकिता भंडारी हत्याकांड उठा, उस वक्त सदन में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया कि साहब वीआईपी कोई नहीं था, वीआईपी कहाँ से, उस कमरे से है जो रिजॉर्ट में प्रेसिडेंशियल सूट है। जब उन्होंने यही जानकारी मीडिया को दी और ये सोशल मीडिया में वायरल हुई, इसके बाद ये तय हुआ कि नार्को टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस बयान की बड़ी भर्त्सना हुई और उनके पुतले भी फूके गए। विरोध का अंदाजे को देखते हुए भी इस कड़ी में इस कोशिश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, इसी खबर से जुड़ा बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस अब इस प्रकरण में फाइनल चार्जशीट नहीं दाखिल करेगी, पार्ट चार्जशीट दाखिल करेगी। का आशय क्या है? जो चार्जशीट शुरुआती प्रथम चरण में जा रही है उसमें मौके जो सबूत मिले हैं, जो लोगों के बयान हुए हैं, जो जानकारी पुलिस ने एकत्रित की है आरोपियों के खिलाफ, उसको दाखिल किया जाएगा। दूसरे पार्ट में जो रिमेनिंग एविडेंसेस होंगे, जैसे नार्को टेस्ट की रिपोर्ट, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट आनी है, कोई मोबाइल या डिजिटल कोई रिपोर्ट आनी है जो लैब से आनी, जिनमें आने में वक्त लगता है, तो पार्ट में चार्जशीट दाखिल होगी। पुलिस चाहती है फुल प्रूफ। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। सुदीप, आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ और खबरों पे भी जानकारी लेंगे। तो नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है और चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलिस जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने जा रही है और चार्जशीट को पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी। एडीजी कानून व्यवस्था का कहना है कि पुलिस को मिले सबूत और बयान को तो प्रथम चार्जशीट में दाखिल किया जाएगा, जबकि साइंटिफिक एविडेंस अलग अलग होने वाले टेस्ट की चार्जशीट अलग से कोर्ट में दाखिल की जाएंगी ताकि पुख्ता सबूत सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल कर सकें। और पुलिस ने अदालत से सख्त सजा दिलाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है सबूत के आधार पे। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ तथ्य हैं उनके लिए पेंडिंग रहेगी, लेकिन हम चार्जशीट जल्द ही 3-4 दिन के अंदर हम फाइल करेंगे। आज नार्को टेस्ट का भी, कोर्ट का भी आज हियरिंग है, तो 3-4 दिन लगेंगे और एक चार्जशीट फाइल कर देंगे। चार्जशीट और मजबूत
करना चाहते हैं अपनी चार्जशीट को? देखिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन है ना, तो वो उस पर और भी थोड़ा वक्त लग सकता है, डिजिटल एविडेंस वगैरह और भी एनालिसिस होगा। लेकिन हमारा एक मान्यता रहता है कि जब अक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है मर्डर केसेस पे, तो 90 डेज के अंदर जो अरेस्ट हुए उस दिन से 90 डेज के अंदर चार्जशीट करना अनिवार्य होता है। तो वो उसी लिहाज में हमने इनके जो भी अभी तक जो एविडेंस आ गया है वो बहुत पर्याप्त है, वो हमने फाइल करेंगे। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, तो वो फिर बाद में जो नार्को होगा या लाइट डिटेक्शन होगा उसका भी रिपोर्ट्स आएगी, वो फिर हमने फाइनल चार्जशीट बाद में करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ तथ्य हैं उनके लिए पेंडिंग रहे। तो सुदीप इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, आप यहाँ मौजूद थे जब सवाल जवाब हो रहे थे। अंकिता हत्याकांड में अब चार्जशीट जल्द दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। सुदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज सुदीप तक नहीं पहुंच पा रही। फिर कोशिश करेंगे संपर्क हो और वो विस्तार से बताएं कि इस मामले में पुलिस किस कदर और अब तक कहां तक पहुंची है, क्योंकि जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल करेगी और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की भी कोशिश है पुलिस की। और सुदीप हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सुदीप, पुलिस अब जल्द ही अंकिता मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। जी बिल्कुल, देखिए, और इन सबके बीच एक और सबसे बड़ी खबर दर्शकों को सबसे पहले दे दें कि अंकिता हत्याकांड में जो नार्को टेस्ट कराए जाने की तैयारी थी, आरोपियों ने अदालत से 10 दिन का समय मांगा है। देखिए, नार्को टेस्ट के लिए सहमत होना जरूरी होता है और जो तीनों आरोपी जेल में बंद हैं, उन्होंने जेल प्रशासन के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराया है कि उन्हें 10 दिन का समय चाहिए। तो यानी माना यह जा रहा है कि इस एप्लीकेशन की सुनवाई के बाद जो भी निर्णय आएगा, ये तो कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट का कार्यक्षेत्र है, लेकिन सूत्र हमारे ऐसे बता रहे हैं कि तीनों आरोपियों ने 10 दिन का समय मांगा है और आज का दिन इस प्रकरण में बहुत अहम था। अब 10 दिन के समय पर कोर्ट को अगला निर्णय लेना है। जहां तक आपने चार्जशीट की बात की, तो जल्द ही पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी और ये पार्ट में चार्जशीट। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और जानकारी भी कुछ और खबरों पे आपसे लेंगे। तो आरोपियों को सख्त सजा पुलिस दिलवाएगी और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विभाग के बीच एक एमओयू साइन हुआ है और इसके दौरान सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश में मौसम की सटीक जानकारी मिले उसके लिए ये एमओयू साइन किया गया है। हालांकि इससे पहले भी 5 साल के लिए दोनों विभागों के बीच ये एमओयू साइन था, जिससे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रडार लगाने समेत अन्य महत्वपूर्ण उपकरण खरीदने जाने का एमओयू है और 5 साल के लिए ये एमओयू आगे बढ़ाया गया है ताकि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम की लोगों को सटीक जानकारी मिल सके और आपदा जैसी घटनाओं से लोग खुद को बचा सकें। और अगले साल मॉनसून सीजन से पहले 4 से 5 कॉम्पैक्ट रडार लगाने पर भी समझौता हुआ है, जिसके लिए जल्द ही जगह चिन्हित की जाएगी। एमओयू एक पार्टनरशिप है आईएमडी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और आईएमडी के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनका जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। आईएमडी को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। तकनीकी सहयोग न रहने के कारण हम कर नहीं पाते हैं। आईएमडी की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है। स्टेट गवर्नमेंट को फायदा ये होगा जब हमारा डेटा, जब हमें सारी चीज़ें हम दोनों मिलकर इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे इनका जो पूरा सिस्टम है वो हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और अच्छा फोरकास्ट और प्रिसाइज फोरकास्ट, लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट आपको मिल सकता है। जनता इसके लिए तैयारी पहले कैसे कर सकती है, हम प्रबंधन, आपदा प्रबंधन विभाग, प्रशासन इसके लिए तैयारी ठीक से कर सकता है। हमारी जो रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट है, मैन पावर है, उसको हम अच्छे से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये हमें फ़ायदा होगा दोनों तरीके से। जान माल की क्षति कम होने के लिए हम सक्षम हो सकेंगे।
हम अगर कहीं पर आपदा आती है तो उसको प्रबंधन अच्छे से करने के लिए हम सक्षम हो सकेंगे। तो ये दोनों तरह से हमें फायदा मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं कि जो भी लोग जाएंगे, ट्रैकिंग में जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं, तो उनको एक वो कर दिया है कि भाई आप जो है जो सूचना के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम देके जाएंगे जिससे हम आपको बता सकें इस तरह की इवेंट है। जो लार्जर स्केल सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा प्रिडिक्शन है, वेल इन टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से तरफ से भी पूरी तैयारी उसको करके कम से कम उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो स्मॉल स्केल पे हो रहा है कि जैसे क्लाउड बस्ट एक है, लोकलाइज उसमें हो गया, एक 3-4 किलोमीटर का एरिया को उसने अफेक्ट किया और बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसमें भी अब देखिए जैसे सूचना तैयार हो गई, हमारे को मिल रहा है कि हमारे पास रडार सिस्टम है, हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसमें हमको दिख रहा है कि रेनफॉल इस रेंज में आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है दिक्कत बढ़ने वाली है या ये चीज़ यहाँ पे हो गया अब लैंडस्लाइड या इस तरह की जो चीज़ है, तो हमने मान लो ऑरेंज अलर्ट है या वो चीज़ जो है वो दे दी है। तो अब वो वहाँ जो लोकेशन में लोग रह रहे हैं उनको सूचना फिर भी नहीं मिल रही है। तो उसमें जो कैप है उसको किया गया, तो कैप में ये था कि भाई जहाँ जो भी एरिया आपने बताया है स्पेसिफिक, तो उसमें जो भी आपके मोबाइल उस पर एक मैसेज चला जाएगा। लेकिन जब वहाँ जो जाता है तो वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो वो मैसेज जो उस एरिया पे वहाँ के लोगों तक वो नहीं पहुँच पा रहा, तो उसको फर्दर अपग्रेड करने का स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो चल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जो ये चीज़ सिस्टम लगेगा, मॉनिटरिंग होंगी, चाहे वो ऑब्जर्वेशन है चाहे वो फिर मॉनिटरिंग है, तो ये दोनों पार्ट जब हमारे स्ट्रेंथन होंगे तो नाव कास्ट हमारी और बेटर होगी, लोकेशन स्पेसिफिक होगी। स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं कि जो भी लोग जाएंगे, ट्रैकिंग में जाते हैं, विजिटर। और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश या बर्फबारी के कोई आसार नहीं है और मौसम ने लोगों की परेशानी शुष्क मौसम ने बढ़ा दी है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग तेजी से बीमार हो रहे हैं, जबकि उम्रदराज लोगों में हार्ट अटैक के खतरे की संभावना बढ़ गई है। और निदेशक मौसम विभाग के मुताबिक अगले 8 से 10 दिन मौसम में किसी भी परिवर्तन के आसार नहीं है और 10 दिन के बाद ही कोई एक्टिविटी फिलहाल हो सकती है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी 8 से 10 दिन तो कोई सिस्टम है नहीं, तो ऐसे जैसे चल रहा है ड्राई रहने वाला है। और जो दिन और रात के तापमान में उसमें थोड़ा अंतर अभी ज़्यादा है, मैं कहूँगा प्लेन्स में खासकर 20 डिग्री 22 डिग्री तक इस तरह का चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए या थोड़े एजेड जो लोग हैं उनके लिए सर्दी से इस समय बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो बॉडी आपके एकदम जो है उसको आप देखेंगे जैसे हार्ट अटैक्स है, तो इस तरह की जो चीज़ें वो बढ़ती हैं इस समय जो है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है जो सुबह शाम में खासकर जो है तो गर्म कपड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और ठंड से जो है पूरी तरह से बचने की। और 2 दिवसीय दौरे पे उधम सिंह नगर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। पंतनगर एयरपोर्ट पे जिलाधिकारी ने राज्यपाल का स्वागत किया और पंतनगर यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत कई अफसर यहां मौजूद रहे। राज्यपाल गुरमीत सिंह को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया है। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत कई अफसर यहां पे मौजूद रहे और राज्यपाल गुरमीत सिंह को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और 2 दिवसीय दौरे पे उधम सिंह नगर पहुंचे हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह, जहां पे उनका जिलाधिकारी ने जोरदार स्वागत किया और कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। और रुड़की में एक ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। दीवार गिरने की चांस है ना, इसलिए ले रहे गाड़ी पीछे, वो दीवार गिरने के। तो शॉर्ट सर्किट से यहां पे आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। कई घंटों तक दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने की मशक्कत करती रही, लेकिन ये तस्वीरें देख के आप समझ सकते हैं कि आग कितनी विकराल थी और पूरे उस फैक्ट्री को इसने अपनी चपेट में ले लिया था। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम को भी कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए।
और पिथौरागढ़ मुनस्यारी तहसील के पंचाचूली की तलहटी में लगी आग और जंगली जानवरों को अवैध शिकार करने वाले शिकारियों ने आग लगाई है। आग लगने से जो पशु हैं वो ठंड से बचने के लिए ऊंची चोटियों से आते हैं नीचे, और ऊंची चोटियों से नीचे आने पे शिकारी इन पशुओं का शिकार करते हैं, इन जानवरों का शिकार करते हैं। तो पिथौरागढ़ मुनस्यारी तहसील के पंचाचूली की तलहटी में आग लगी है। हरिद्वार से शनिवार को अपहृत 8 महीने के बच्चे को पुलिस ने एक पत्रकार की मदद से सकुशल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बच्चे को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया था। एडवांस के तौर पे 50,000 रुपए भी लिए थे, लेकिन इससे पहले पत्रकार के पास एक फोन कॉल की बदौलत सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। रविवार दोपहर एसएसपी अजय सिंह को एक स्थानीय पत्रकार नरेश तोमर ने सूचना दी कि उनके पास एक महिला का फोन आया जो बच्चे के बारे में जानकारी देना चाहती है। उन्होंने एसएसपी को यह भी बताया कि बच्चा उस महिला के पास ही है, जिसके बाद एसएसपी ने तत्काल चौकी प्रभारी हैं पुलिस फोर्स के साथ भूपतवाला इलाके में भारत माता मंदिर के पास भेजा और वहां मौजूद एक चाय की दुकान पर वहां पे भेजा गया, जहां से पुलिस ने केवल बच्चा बरामद किया बल्कि मौके से 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया। महिलाओं से पूछताछ में कई बातें खुल के सामने आई। बहुत खुशी की बात है कि जैसे पुलिस प्रशासन ने ऐसा काम किया है कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं देखा पुलिस प्रशासन का उत्तराखंड में। जल्दी सर जी हमने सोए तक नहीं, 1 मिनट बहुत भारी होते हैं, हमें दिन निकलना भी बहुत भारी हो रहा था सर जी। काम किया है ये सुधांशु सर जी है, जो इन्होंने दिन रात हमारे मेहनत करके बहुत अच्छा काम है। पत्रकार ने भी पूरी अच्छी मेहनत की है सर, ऐसी बात नहीं है, सभी का सहयोग है इसमें। और रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। इतना ही नहीं, मौके पर हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। हंगामे के साथ मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। और एक ही पक्ष के 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल गांव में भारी तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। हाँ, इनका और इनका इक्कर घर हो मेरे साया का, वहाँ देखो इस तरह घर हो जी, इतनी दूरी पर इनका मोंडा इतना, इनका इतना। उसके बाद इन्होंने हत्थापाई करी जी। अच्छा। हत्थापाई करके फिर इनके तो रुका पड़ता चला गया। इसने जो राजुल पड़ा यहाँ से, इसने साफ फायरिंग करी, राइफल की फायरिंग धड़ाधड़। इस पर चोरी की राइफल हो, चोरी की हथियार, कोई इस पर लाइसेंस का हथियार नहीं है। अच्छा जी, मेरे बच्चे को कहाँ पे गोली लगी, मैं अपने बच्चे को लिया, पुलिस आ गई, प्रशासन आ गया, मैं अपने बच्चे को लेकर 300 इसमें 108 में मैं चलाया। अब मैं आन के हाथ डाल दिया। अब डॉक्टर के हाथ में जो यहाँ कर रहे। कितने लोगों की गोली लगी? हाँ जी, लोगों की गोली लगी है? ये मेरा भाई दूसरा पड़ा, इसका जी तबल मारा, क्या मारा, क्या मतलब हम सब बेहोश होएगा। अपने बच्चे को लेकर चला, भाई को मेरे फेर ठाके इसमें गाड़ी में लाया। कितने लोग घायल हुए? मेरे 3 हो गए जी। बच्चे वहाँ के बच्चों का रौला था, उस पर रौला होते के साथ ही मतलब छोड़ छुटा कर गए। उन्होंने उठाया कर लठ बजाना शुरू कर दिया। लठ बजाने के बाद चफरा कोठों पर ले बंदूक चढ़ गए, जिन पर इन पर 5-6 लाइसेंस भी हो, और इन्होंने पूरी गोली बजाई। 3 जागतों को मारो को गोली लगी। और खाली जमीनों को लीज पर देगा उत्तराखंड परिवहन निगम। द्रोण होटल के पास जमीन 90 साल की लीज पर देने के लिए निकाला टेंडर। लीज धारक कर सकेगा कोई भी कमर्शियल व्यापार, बिजनेस, और निगम की करोड़ों की संपत्ति का चिन्हीकरण हुआ है। परिवहन मंत्री ने निगम की सभी संपत्तियों का सर्वे कराया था और जमीनों को लीज पर देने के लिए कई करोड़ रुपए राजस्व बढ़ सकता है।